So hello everyone. So this is CS Sanitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. तो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हो, बढ़िया हो, प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है और आपकी प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैराथन सीरीज फॉर सीए फाइनल ऑडिट। और आज के इस वीडियो में इन द मैराथन सीरीज वी आर गोइंग टू रिवाइज SAEs, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है ना? तो मेरे साथ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप देखना आपको स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स में बहुत ज्यादा कंफर्ट आ जाएगा। सर नोट्स कौन से यूज करने हैं? तो पार्टिकुलरली मेरे जो समरी नोट्स है वो आपको मैंने प्रोवाइड किया है फॉर रिवीजन पर्पस। तो यू कैन डाउनलोड द समरी नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन। ठीक है, यू कैन डाउनलोड द समरी नोट्स। सर हमने पहले एसेइज नहीं किया है तो कैन वी स्टिल डू दिस पार्टिकुलर वीडियो? द आंसर इज यस। आपने एसेइज नहीं किया है तब भी आप इस पार्टिकुलर वीडियो को मेरे साथ देख सकते हो। यू कैन अटेंड दिस पार्टिकुलर सेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको फिर भी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब सर अगर हम बात करें स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक सीएन प्रैक्टिस या तो एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है या तो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। एश्योरेंस सर्विसेज के अंदर या तो ऑडिट वाली सर्विस प्रोवाइड कर सकता है या तो रिव्यू वाली सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ऑडिट रिव्यू दोनों ही किससे रिलेटेड था? एचएफएस से रिलेटेड था, यानी कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड था। और या फिर अदर देन एचएफएस वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अदर देन एचएफएस के रिस्पेक्ट में क्या कर सकता है? एश्योरेंस दे सकता है। अब यहां लगता है सर एसेइज। ठीक है, यहां लगता है एसेइज, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और इसके अंदर आप देखोगे सर तीन अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। एक है एसएई 3400 जो बात करता है अबाउट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसके बारे में बात करता है सर? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, जिसका जिक्र आपने प्रोफेशनल एथिक्स में भी किया है। तो पार्टिकुलरली एसएई 3400 इट टॉक्स अबाउट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद वी हैव एसएई 3402 एंड वी हैव एसएई 3420। ठीक है, तो ये दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, एसएई 3402 एंड 3420। आपको याद है ऐसे 402 किया था अपन ने यूजर एंटिटी के एंगल से, यूजर ऑडिटर के एंगल से। अब एसएई 3402 बेसिकली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से होगा। और एसएई 3420 के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इस प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर अपने को एश्योरेंस देना है तो पार्टिकुलरली यहाँ पे एसएई 3420 लगेगा। अब ये तीनों के तीनों एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स है, यानी इतना तो सिंपल है, इतना तो क्लियर है कि बॉस तीनों जगह अपने को एश्योरेंस देना है, मगर कौन सा एश्योरेंस देना है, कौन सा एश्योरेंस देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एसएई 3400 है ना, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यहाँ अपने को देना है नेगेटिव एश्योरेंस। याद है ना रिव्यू वाले स्टैंडर्ड? रिव्यू वाले स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था नेगेटिव एश्योरेंस, नेगेटिवली वर्डेड एश्योरेंस। तो यहाँ भी आपने नेगेटिव एश्योरेंस देना है। ठीक है, यहाँ भी आपने क्या देना है सर? नेगेटिव एश्योरेंस देना है, लिमिटेड एश्योरेंस देना है। जबकि जो अपने 3402 है, 3420 है, यहाँ पे आप देखोगे कि अपने को रीजनेबल एश्योरेंस ही देना होता है। तो अब एक एक करके वी कैन स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड्स। एंड बिफोर प्रोसीडिंग, भाई लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार? वीडियो को फटाफट लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना? जितना ज्यादा वीडियो को करोगे लाइक, उतना ज्यादा हमें एंकरेजमेंट मिलेगा, हौसला मिलेगा कि यस आपके लिए और ज्यादा मेहनत करनी है। तो सबसे पहले एसएई 3400 एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले सर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? मान लीजिए सपोज आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, आप बैंक के पास गए और आपने बैंक को बोला लोन दे दो। अब बैंक आपको क्या बोलेगा पता है? बैंक बोलेगा कि आप ना हमें एक स्टेटमेंट बना के दो, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो कि आपको क्या लगता है कि आपका जो स्टार्टअप है अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में स्टार्टअप का आपका क्या परफॉर्मेंस रहेगा। तो आप क्या करोगे? बेस्ड ऑन फ्यूचर इवेंट्स एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाओगे जो फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होएगा कि हमें क्या लगता है कि अगले आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में, 5 सालों में हमारा स्टार्टअप का क्या परफॉर्मेंस रहेगा। अब एक चीज बताना, वो किसके ऊपर बेस्ड है? फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। यानी डेफिनेटली ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया जाएगा, इसको बनाने के लिए एजम्पशंस यूज किए जाएंगे। क्या यूज किए जाएंगे? एजम्पशंस यूज किए जाएंगे। और एजम्पशंस के आधार पर ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया जाएगा।
अब जब भविष्य का प्रोजेक्शन किया जा रहा है, भविष्य का प्रोजेक्शन किया जा रहा है, तो भाई फ्यूचर को लेकर तो अनसर्टेनिटी हमेशा बहुत ज्यादा होने वाली है, और इसीलिए यहाँ पे जो अपना एश्योरेंस लेवल होता है वो बहुत कम होता है, और इसीलिए अपन यहाँ पे क्या देते हैं सर, मॉडरेट एश्योरेंस देते हैं या फिर नेगेटिव एश्योरेंस देते हैं। तो प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट वही होता है कि बैंक जो है वो क्या बोलता है मैनेजमेंट को, कंपनी को, कि आप एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना के लेके आओ, और उसका जो एश्योरेंस है, उसके ऊपर जो एश्योरेंस है वो कौन देगा, एक सीएन प्रैक्टिस देगा। अब बैंक आएगा, अब वो जो कंपनी आएगा वो आएगा सीएन प्रैक्टिस के पास, मान लो मेरे पास आया, बोले अरे सानिध्य सर, सानिध्य सर, सॉरी अभी 5 मिनट के सेशन के बाद भाई लोग मैंने देखा कि यार मैं तो माइक कॉलर में लगाना ही भूल गया था, माइक तो नीचे रखा हुआ था। तो पहले 5 मिनट के अंदर अगर ऑडियो में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है एडजस्ट कर लेना, मैंने सुन के देख लिया इट इज ऑडिबल, तो दिक्कत नहीं आएगा, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है ना, स्टार्टिंग 5 मिनट्स में। तो यस, कहाँ थे हम लोग? तो पार्टिकुलरली बैंक आएगा मेरे पास और बैंक बोलेगा सानिध्य सर हमने ना प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया है, आप इसके ऊपर एश्योरेंस दे दो, आप रिजनेबल एश्योरेंस दे दो ना कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। मैं बोलूंगा भाई ये जो तूने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया है ये तो अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस्ड है, ये तो फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, ये तो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, ऐसा होगा कि नहीं होगा इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है, और एक्चुअली में जो चीजें होने वाली है दैट में बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव प्रोजेक्टेड। तो भाई इसके ऊपर मैं क्या नहीं दे सकता, इसके ऊपर मैं कभी भी रीजनेबल एश्योरेंस तो नहीं दे सकता, पॉजिटिव एश्योरेंस तो नहीं दे सकता, मैं तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट एश्योरेंस ही दे पाऊंगा, मैं तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट एश्योरेंस ही दे पाऊंगा और नेगेटिव एश्योरेंस दे पाऊंगा। और अगर मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करता हूं तो मैं किसी भी प्रकार से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यह बिलीफ नहीं दिखा सकता, यह बिलीफ नहीं दिला सकता कि इस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जैसा लिखा गया वैसा ही होगा। आपको याद है प्रोफेशनल एथिक्स शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, पार्ट 1, क्लॉज 3, कि अगर एक सीएन प्रैक्टिस वाउचेस करता है फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट इन द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो ही इज हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो मैं किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर सकता, वाउच नहीं कर सकता फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। मैं किसी भी प्रकार से ये नहीं बोल सकता कि जो लिखा है ऐसा ही होगा, नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत सारा अनसर्टेनिटी है यहां पे। तो दैट इज वाई अपन क्या देते हैं सर, नेगेटिव एश्योरेंस देते हैं, अपन क्या देते हैं वहां पे, मॉडरेट एश्योरेंस देते हैं। तो आप देखोगे नेगेटिव एश्योरेंस की जो वर्डिंग्स है वो किस प्रकार से होती है। So we state that whether based on the examination of evidence supporting the assumptions, anything has come to the attention which causes the belief that assumptions do not provide a reasonable basis for the PFI. तो अपन ये नहीं बोलते कि बॉस assumption पूरा सही है, assumption बराबर है, एकदम reasonable है, basis मिल दे पा रहे हैं अपन की PFI बराबर है, नहीं। अपन एक नेगेटिव वर्डिंग यूज करेंगे कि क्या मुझे ऐसा कुछ भी मिला है, whether anything has come to my attention that causes me to believe that assumptions do not provide a reasonable basis, कि क्या मेरे अटेंशन में कुछ भी ऐसा आया है जिससे मेरे को यह पता चले कि assumptions बराबर नहीं है, तो मैं पॉजिटिव एश्योरेंस नहीं दूंगा, क्या दूंगा सर, नेगेटिव एश्योरेंस दूंगा। अब देखना यहां पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता क्या है। तो पार्टिकुलरली प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इट इज बेस्ड ऑन assumptions about entity that may occur in the future and possible actions by the entity। ये क्या सर, हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर है and preparation requires the exercise of considerable judgment। और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 3 फॉर्म्स में हो सकता है। पहला हो सकता है फोरकास्ट, आपने सुना होगा बेसिकली कि वेदर फोरकास्ट होता है। अब वेदर फोरकास्ट क्यों होता है, बिकॉज ना वो बेस्ट एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड होता है, वो साइंटिफिक अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है, तो वहां बोलते हैं फोरकास्ट। तो जहां भी पीएफआई बनाया जा रहा है बेस्ड ऑन साइंटिफिक एस्टिमेट्स, बेस्ड ऑन बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट्स, तो जो भी बेस्ट एस्टिमेट्स होते हैं, जो भी अजम्पशंस होते हैं, प्रॉपर अजम्पशंस, हमारे पास कुछ डाटा वगैरह अवेलेबल है, उसके बेसिस में अगर पीएफआई बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं फोरकास्ट। नॉर्मली ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और एक होता है प्रोजेक्शन मतलब नॉर्मली बहुत लंबे समय के लिए होता है कि भाई अगले 5 साल में ऐसा होगा, अगले 10 साल में ऐसा होगा। तो भाई जितना ज्यादा पीरियड होगा उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी होगा और उतना ज्यादा जो अजम्पशंस लोगे वो हाइपोथेटिकल इन नेचर होंगे, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शंस। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है कि मान लो 1 साल का मैंने फोरकास्ट दे दिया, 5 साल का प्रोजेक्शन दे दिया। अब अल्टीमेटली यहां पीएफआई बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीएफआई को एडिक्वेट तरीके से प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पीएफआई इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई, एक्सप्लेनिंग द बेसिस ऑफ द फोरकास्ट एंड एक्सप्लेनिंग द assumptions, मेकिंग द assumptions। अब यहां पे हमारे लिए
हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, हम ऑडिटर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, सीएन प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है जी। तो क्लाइंट मेरे पास आया, बोला अरे सानिध्य सर एक पीएफआई हमें बनाना है, बैंक को जमा करना है, प्लीज आप उसके ऊपर एश्योरेंस दे दो। तो भाई मैं क्या एकदम से एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूंगा क्या कि भाई मैं तो तेरा इंतजार ही कर रहा था, कब तू आएगा, कब मेरे को फीस देगा? नहीं, मैं कुछ बातें कंसिडर करूंगा। क्या कंसिडर करूंगा? मैं कंसिडर करूंगा भाई तू मेरे को ये बता, मैं पूछूंगा कंपनी से कि भाई तू मेरे को ये बता, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो पीएफआई है ना, इसका तेरा यूज क्या है? क्या पूछूंगा मैं? इसका तेरा यूज क्या है? तो मेरे को बताएगा ऐसे ऐसे बैंक लोन चाहिए। फिर मैं पूछूंगा अरे ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये सिर्फ बैंक के लिए है या फिर जनरली सबके लिए अवेलेबल होगा, whether it is going to be general distribution और limited distribution। फिर मैं पूछूंगा कि भाई तू ये बता कि तूने assumptions कौन से लिए हैं, तूने best estimates वाले assumptions लिए हैं या फिर hypothetical assumptions लिए हैं। फिर मैं पूछूंगा कि तू मेरे को ये बता कौन कौन से एलिमेंट्स तू इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करने वाला है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, कौन कौन सा एलिमेंट तू अपने फोरकास्ट में, अपने इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करने वाला है। और फाइनली व्हाट इज द पीरियड कवर्ड बाय द इंफॉर्मेशन, बिकॉज जितना ज्यादा पीरियड होगा ना उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी होगा। और अगर क्लाइंट मेरे को बोल रहा है कि और सानिध्य सर अगले 10 साल का फोरकास्ट अपन करने वाले हैं, तो नॉर्मली क्या होगा पता है, मैं बोलूंगा भाई ऐसा एंगेजमेंट मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। तो मैं ये भी देखने वाला हूं व्हाट इज द पीरियड कवर्ड बाय द फोरकास्ट। तो ये 5 चीजें, इंटेंडेड यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो जनरल यूज के लिए है या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, नेचर ऑफ assumptions की बेस्ट एस्टिमेट्स हैं या हाइपोथेटिकल assumptions हैं, एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द इंफॉर्मेशन एंड पीरियड कवर्ड बाय द इंफॉर्मेशन। अब देखिएगा यहां पे क्या बोला हुआ है, अगर हमें लगता है कि assumptions बराबर नहीं है, assumptions अनरियलिस्टिक है, तब हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद हमें पता चला कि assumptions बराबर नहीं थे, अनरियलिस्टिक थे, या फिर जो पीएफआई है वो इनअप्रोप्रिएट है फॉर इंटेंडेड यूज, तब हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है। और बाद में पता चला तो विड्रॉ कर लेंगे। और फिर ऐसे 210 के हिसाब से अपन क्या करेंगे, एग्री करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है जी। अब जब अपन पीएफआई के ऊपर रिपोर्ट करेंगे, अपने को क्या लेना सर, एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस में ना अपन क्या क्या लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आप देखोगे आपके एसएम में तो नहीं है, बट ओल्ड सिलेबस के अंदर ये अपना एग्जाम क्वेश्चन था कि पार्टिकुलरली पीएफआई के ऊपर जब हम ऑडिट एविडेंस लेंगे तो ऑडिट एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, किन किन चीजों के बारे में एविडेंसेस लेंगे। तो एविडेंसेस हम किन किन चीजों के बारे में लेंगे सर, ये जो इंफॉर्मेशन है इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, इंफॉर्मेशन मिला कहां से क्लाइंट को, बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है, व्हाट इज द बेसिस, किस बेसिस में ये फोरकास्ट किया गया है, कौन कौन से assumptions यूज हुए हैं, हाइपोथेटिकल assumptions यूज हुए हैं या कौन कौन से assumptions यूज हुए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे रिगार्डिंग द इंटेंडेड यूज, और उसको भी फाइल में चिपका देंगे, जो भी हमारा ऑडिट एविडेंस का फाइल होगा तो मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे रिगार्डिंग द इंटेंडेड यूज, उसको भी फाइल में चिपका देंगे। हमारा जो ऑडिट प्लान होगा उसको भी फाइल में चिपका देंगे। जो जो प्रोसीजर्स हमने प्लान किया पीएफआई के पर्पस के लिए, तो जो जो प्रोसीजर्स आपने प्लान किया है, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, उसको भी अपन अपने क्या करेंगे, वर्किंग पेपर्स के फाइल में चिपका देंगे। तो ये सारी चीजें यहां पे आ जाएंगी। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। जब एक ऑडिटर डिटरमाइन करेगा नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स कि मेरे को कितना एग्जामिनेशन करना है, क्या एग्जामिन करना है सर, पीएफआई। अब मेरे को डिसाइड क्या करना है कि पीएफआई एग्जामिन करते वक्त मैं कौन कौन से प्रोसीजर्स लगाऊं, कब लगाऊं, कितना लगाऊं, तो कौन कौन से मैटर्स मेरे को कंसिडर करने हैं। तो यहां पे भाई सिंपल सी चीज है, कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं। बोला सबसे पहले आपने पहले भी ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया होगा, तो अगर आपने पहले भी ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया है तो आपको उसका नॉलेज मिला रहेगा, तो वो नॉलेज आपके काम आएगा, उस नॉलेज को यूज करो भाई, उस नॉलेज को यूज करो। अब कोई मुझसे पूछेगा अरे सर आप संजीवनी बैच लेने वाले हो सीए फाइनल ऑडिट का, कितने घंटे में कराओगे, तो पार्टिकुलरली मेरे को क्या देखना पड़ेगा कि मैंने जो 5 संजीवनी बैचेस लिए हैं, जो पहले लिए हैं, जो मेरा प्रायर एंगेजमेंट का नॉलेज है उसको यूज करूंगा। मैं डिसाइड करूंगा कि ठीक है यार 50 घंटा काफी है या 55 घंटा काफी है। तो नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रीवियस एंगेजमेंट्स। फिर मैं क्या देखूंगा, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट था कि नहीं, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ पीएफआई। ठीक है। फिर मैं देखूंगा पीएफआई के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की संभावना कितनी है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के लाइक्लीहुड कितने हैं। उसके बाद मैं देखूंगा कि पीएफआई बनाते वक्त मैनेजमेंट का कितना जजमेंट इन्वॉल्व हुआ है।
पीएफआई बनाते वक्त कितना ज्यादा जजमेंट मैनेजमेंट का इन्वॉल्व हुआ है, बिकॉज अगर जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है यानी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। फिर मैं देखूंगा कि मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन के बिहाफ में पीएफआई बना रहा है, जो भी डाटा को यूज करके पीएफआई बना रहा है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बराबर है कि नहीं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलायबल है कि नहीं, ठीक है ना। फिर मैं देखूंगा स्टेबिलिटी ऑफ एंटिटीज बिजनेस, कि एंटिटी का जो बिजनेस है वो कितना स्टेबल है, जो एंटिटी का बिजनेस है वो कितना स्टेबल है। और फाइनली मैं देखूंगा अपने खुद के एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस, अपने खुद के एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस। तो पॉइंट नंबर बी और जी तो आप साथ में याद कर सकते हो कि जब मैं डिटरमाइन करूंगा नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ पीएफआई, तब मैं देखूंगा मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस, मैं देखूंगा मेरे खुद के टीम का एक्सपीरियंस, मैं देखूंगा मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस, मैं देखूंगा मेरे खुद के टीम का एक्सपीरियंस, मैं देखूंगा माई नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रीवियस एंगेजमेंट, मैं देखूंगा लाइकलीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैं देखूंगा मैनेजमेंट का जजमेंट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बराबर है कि नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ एंटिटीज बिजनेस, की भैया बिजनेस वगैरह स्टेबल है कि नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी आपके ओल्ड सिलेबस में बहुत बार पूछा गया है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई। जब अपन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई असेस करेंगे, जब अपन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई असेस करेंगे और जो भी अजम्पशंस वगैरह यूज हुआ है बराबर है कि नहीं ये असेस करेंगे, तो हम किन बातों को कंसीडर करेंगे। तो प्रेजेंटेशन के बारे में अपने को सोचना है, तो लॉजिकली सोचो यार आप, प्रेजेंटेशन लॉजिकली सोचो। सर प्रेजेंटेशन मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेशन मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। सर एजम्पशंस बराबर होने चाहिए और एजम्पशंस कौन कौन से यूज हुए उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई। तो प्रेजेंटेशन एकदम इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एजम्पशंस क्लियरली डिस्क्लोज्ड होने चाहिए इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द पीएफआई। फिर प्रेजेंटेशन में और क्या देखेंगे, डिस्क्लोजर में क्या देखेंगे कि कौन से डेट को पीएफआई प्रिपेयर हुआ है, कौन से डेट को पीएफआई प्रिपेयर हुआ है उस बारे में डिस्क्लोजर होना चाहिए। और मैनेजमेंट कंफर्म करेगा दैट अजम्पशंस आर एप्रोप्रिएट ऑन द डेट, ठीक है जी। उसके बाद पार्टिकुलरली नॉर्मली क्या होता है पीएफआई बनाते वक्त ना, जब प्रोजेक्शंस होती है तो एक पार्टिकुलर फिगर प्रोजेक्ट नहीं करके रेंज प्रोजेक्ट किया जाता है, मिनिमम कितना होएगा, मैक्सिमम कितना होएगा। तो आप ये देखोगे कि जो भी बेसिस है स्टैब्लिशिंग रेंज का वो क्लियर है कि नहीं, और जो रेंज सेलेक्ट किया गया है वो बायस्ड मैनर में तो सिलेक्ट नहीं किया गया, मिसलीडिंग तो नहीं है। तो आप देखोगे जो भी बेसिस है स्टैब्लिशिंग पॉइंट्स ने रेंज का वो क्लियरली इंडिकेटेड है कि नहीं है, रेंज प्रॉपर है कि नहीं है, बायस तो नहीं है, मिसलीडिंग तो नहीं है। और देखना यहां पे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देते वक्त अकाउंटिंग पॉलिसीज के 2 पॉइंट है, अकाउंटिंग पॉलिसीज के 2 पॉइंट है, एक बी और एक एफ। सबसे पहले आप देखोगे अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्लियरली डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं इन द नोट्स टू द पीएफआई। और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस है, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस है, द रीजन फॉर द चेंज एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंज ऑन द पीएफआई वेदर दैट हैज बीन एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई देखते वक्त अकाउंटिंग पॉलिसी के 2 पॉइंट्स देखेंगे हम। सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी से क्लियर डिस्क्लोजर है कि नहीं है, अगर चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो उसका रीजन वगैरह बताया है कि नहीं। उसके बाद अजम्पशन का एक पॉइंट आ गया, डेट का एक पॉइंट आ गया, रेंज का एक पॉइंट आ गया, और देख लेना प्रेजेंटेशन मिसलीडिंग तो नहीं है, ठीक है। और फाइनली कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट, कि हमारा कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट क्या रहेगा। तो देखो पहले भी ये चीज मैंने बताया था कि जब अपन ऐसे 700 वाली सीरीज में जाते हैं ना, तो अपन ऑडिट रिपोर्ट को कैसे याद करते थे, ताऊ, कैसे याद करते थे, ताऊ, ठीक है, दैट इज टाइटल एड्रेसी ओपिनियन, ताऊ। यहां पे अपन याद करेंगे ताई, तो यहां पे अपन कैसे याद करेंगे, ताई। ताई मतलब क्या हो गया सर, टी से टाइटल, ए से एड्रेसी, आई से आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएफआई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर कुछ चीजें कॉमन होती है जो हर रिपोर्ट में आएगा, जैसे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो यहां भी हो जाएगा। डेट प्लेस सिग्नेचर कॉमन बातें होती हैं, हर जगह आएगा, ठीक है, ये सारी कॉमन चीजें हैं। अब स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं जो इस स्टैंडर्ड के लिए हैं, एक रेफरेंस टू दिस स्टैंडर्ड। आप रेफर करोगे कि बॉस ये जो पीएफआई का एग्जामिनेशन हमने किया है वो ऐसे ही 3400 के हिसाब से किया। दूसरी चीज आप रेफर करोगे, स्टेटमेंट दोगे सपोर्टिंग एजम्पशंस का, कि कौन कौन सा एजम्पशंस यूज हुए हैं। आप एक स्टेटमेंट दोगे नेगेटिव एश्योरेंस का यूजर्स को बताने के लिए कि बॉस हमने नेगेटिव एश्योरेंस दिया है, यहां पे हमने क्या दिया, यहां पे नेगेटिव एश्योरेंस दिया है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है एप्रोप्रिएट कैविएट्स कंसर्निंग द अचीवेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स इंडिकेटेड बाय द पीएफआई। कैविएट्स का मतलब होता है वार्निंग, कैविएट्स का मतलब होता है वार्निंग। तो आप बेसिकली यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वार्न करोगे, एक वार्निंग सिग्नल दोगे, एक डिस्क्लेमर दोगे कि बॉस ये जो रिजल्ट्स पीएफआई में दिया हुआ है हो सकता है ये अचीव ना हो, ये जो रिजल्ट्स पीएफआई में दिया हुआ है हो सकता है ये अचीव ना हो, और एक्चुअल रिजल्ट जो है दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, एप्रोप्रिएट कैविएट्स दोगे अपने रिपोर्ट में। तो ये 3 से 4 क्या हो गए, स्पेशल पॉइंट्स हो गए जो आपको ध्यान रखना है। एंड फाइनली एज आई टोल्ड यू, जब हम रिपोर्ट करेंगे पीएफआई के ऊपर तो हम नेगेटिव एश्योरेंस देंगे।
तो हम बताएंगे दैट स्टेट करेंगे दैट वेदर बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस सपोर्टिंग द assumptions एनीथिंग हैज कम टू अटेंशन व्हिच कॉजेज द बिलीफ दैट assumptions डू नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस। फिर पार्टिकुलरली हम ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे दैट वेदर पीएफआई इज प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ assumptions, और हम स्टेट करेंगे दैट एक्चुअल रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पीएफआई सिंस द एंटिसिपेटेड इवेंट्स फ्रीक्वेंटली में चेंज। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एप्रोप्रिएट कैवियट्स इन द रिपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएट कैवियट्स इन द रिपोर्ट। और यहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, अगर अपने को लगता है कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई एडिक्वेट नहीं है तो अपन क्या करेंगे, वेरी लॉजिकल, अपन क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन देंगे। अपन क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन देंगे, ठीक है ना, या फिर विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं सर, विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। तो रिपोर्टिंग में ज्यादा कुछ नहीं है। तो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस वेरी एसे, दैट इज एसएई 3400। So the next standard in the series is SAE 3420। अब देखना स्टैंडर्ड का नाम क्या है, बहुत ही प्यारा सा नाम है, that is assurance engagement to report on compilation of pro forma financial information included in a prospectus। क्या नाम है भाई साहब, assurance engagement to report on compilation of प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन ए प्रोस्पेक्टस। ठीक है ना, यानी कुछ तो प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, कुछ तो प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है जो कि इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। मतलब जब जब प्रोस्पेक्टस इश्यू होगा तो प्रोस्पेक्टस के साथ ये डॉक्यूमेंट इश्यू होगा, प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और प्रोस्पेक्टस कब इश्यू होता है, प्रोस्पेक्टस कब इश्यू होता है बेसिकली, तो प्रोस्पेक्टस जब इश्यू होता है आईपीओ वगैरह के केस में। इसका मतलब अपने को एक चीज समझ में आता है कि कंपनी कुछ आईपीओ वगैरह निकाल रहा है, कंपनी कुछ आईपीओ वगैरह निकाल रहा है और उस वक्त कंपनी साथ में प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहा है, और प्रोस्पेक्टस के साथ कंपनी क्या कर रही है, प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर रही है। तो इतना अपने को समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड का नाम रीड करके। अब बिफोर डूइंग द स्टैंडर्ड कुछ बेसिक बातें ध्यान रखना है अपने को स्टैंडर्ड के अंदर कि सर सबसे पहले इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर आपको 4 टर्म्स याद रखे चलने हैं कि सर सबसे पहले इस स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं हो रही है, इस स्टैंडर्ड के अंदर प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। दूसरी चीज, इस स्टैंडर्ड के अंदर हम कहीं भी मैनेजमेंट की बातें नहीं करेंगे, मैनेजमेंट ऐसा करेगा, मैनेजमेंट वैसा करेगा, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन, नो। मैनेजमेंट की जगह अपन वर्ड यूज करेंगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी। क्या यूज करेंगे सर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तीसरी चीज, अपन यहां पे ऑडिटर कहीं वर्ड यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिशनर वर्ड यूज करेंगे। और चौथी चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में अपन एफआरएफ यूज करते हैं कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, बट यहां पे अपन यूज करेंगे एप्लीकेबल क्राइटेरिया, बिकॉज ये जो प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन है इसको कंपाइल करने का कुछ तो क्राइटेरिया होगा, तो उसी क्राइटेरिया के हिसाब से इस प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना रहेगा। तो ये 4 वर्ड्स आपने याद करके चलना है। अब सर ये प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन होता क्या है, एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो सपोज 31 मार्च वी नो इज द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 15th ऑफ अप्रैल को मान लो एबीसी लिमिटेड एक्वायर कर रही है डीईएफ लिमिटेड, 15th ऑफ अप्रैल को एबीसी लिमिटेड एक्वायर कर रही है डीईएफ लिमिटेड। अब 30th जून को कुछ ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हैं, बेसिकली आईपीओ वगैरह लेके आने वाले हैं तो प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हैं। अब सर दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि प्रोस्पेक्टस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा 31 मार्च का, ये अनएडजस्टेड होएगा। अनएडजस्टेड होएगा मतलब इसमें ये जो इवेंट, ये जो एक्विजिशन हुआ है इसका इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन आप सोच के देखो, ये जो यूजर है वहां पे, जो यूजर है, क्या उसको उस पार्टिकुलर एक्विजिशन का इंपैक्ट पता होना चाहिए? द आंसर इज यस। तो यहां पे ना हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि मान लो ये घटना अभी नहीं घटती, बहुत पहले घटती, 1 साल पहले घट जाती। ये इवेंट अगर अभी नहीं होता, 1 साल पहले होता, मतलब ये जो एबीसी लिमिटेड ने जो डीईएफ लिमिटेड को एक्वायर किया है, ये आज एक्वायर नहीं करके अगर 1 साल पहले एक्वायर किया होता तो उसका क्या इफेक्ट होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसका क्या इफेक्ट होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है ना, जस्ट ए पॉसिबिलिटी, जस्ट ए अजम्पशन, ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो पार्टिकुलरली अब क्या किया जाएगा, ये एज्यूम किया जाएगा कि अगर ये इवेंट, ये एक्विजिशन 1 साल पहले होता तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या प्रभाव होता, और उस हिसाब से उस अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट अप्लाई किए जाएंगे, और वो जो रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन होगा ना, जिसमें आप इफेक्ट दिखाओगे उस एक्विजिशन का, उसको बोलेंगे प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन। तो अब यहां पे क्या होगा सर, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल पार्टी, आरपी यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा अनऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये देखना है कि सोर्स रिलायबल है। उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट्स करेगा। अब सर ये एडजस्टमेंट्स कैसे करेगा, ये एडजस्टमेंट्स करेगा एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है,
और उस एडजस्टमेंट्स के अनुसार जो रिजल्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार होगा उसे बोलेंगे प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन, जो कि कॉलमनर फॉर्म में तैयार किया जाता है। अब यही आसार है पूरे के पूरे स्टैंडर्ड का। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या होगी, तो अप्लाई द एडजस्टमेंट्स इन द अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कंपाइल द प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। अगर मैं आपसे पूछूं प्रैक्टिशनर का रोल क्या रहेगा, प्रैक्टिशनर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू एंश्योर दैट द प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल प्रॉपर मैनर इन एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। तो अगर कंपाइलेशन अच्छे से हुआ है, अगर प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन अच्छे से एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से हुआ है, तब तो मैं दे दूंगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और कंपाइलेशन अच्छे से नहीं हुआ है तब मैं दे दूंगा मॉडिफाइड ओपिनियन। तो दिस इज द बेस, दिस इज द स्पिरिट ऑफ द स्टैंडर्ड। आई बिलीव यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन काम की चीजें। सबसे पहले ऐसे ही 3420 एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन, तो आपने समझ आ गया होगा ऑब्जेक्टिव क्या है सर इस पर्टिकुलर ऐसे ही का, कि प्रैक्टिशनर को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। प्रैक्टिशनर को यहां पे याद रखिएगा रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है whether the pro forma information has been compiled in all material respects as by the responsible party on the basis of applicable criteria and report करना है in accordance with the findings। प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन होता क्या है सर, पर्पस क्या होता है? प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन refers to the financial information shown together with the adjustments to illustrate the impact of an event or transaction on unadjusted financial information as if the event had occurred on an earlier date selected for the purpose of illustration। एक साल तो अपन ने एक एग्जांपल लिया था। और ये जो प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन होगा कॉलमनर फॉर्मेट में होता है, बिकॉज सबसे पहले कॉलम में आता है अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर जो भी एडजस्टमेंट्स किए हैं प्लस माइनस वो आता है, और फिर रिजल्टिंग प्रो फर्मा कॉलम। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन का, टू इलस्ट्रेट द इंपैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन, कि यदि ये इवेंट या ट्रांजैक्शन अर्लियर डेट में होता तो इसका इंपैक्ट क्या आता। वही वाली एग्जांपल दी हुई है एक्विजिशन का जो मैंने आपको बताया। अब देखिएगा सर, कंपाइलेशन ऑफ प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन, हु इज रिस्पांसिबल फॉर कंपाइलेशन, द मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल। अरे सर गलत बोल रहे हो आप, द रिस्पांसिबल पार्टी इज रिस्पांसिबल। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होएगा कंपाइलेशन में? सबसे पहले जो रिस्पांसिबल पार्टी है वो एक्सट्रैक्ट करेगा अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स शुड बी रिलायबल, फिर एडजस्टमेंट्स अप्लाई करेगा, और फिर पार्टिकुलरली प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन करेगा। प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है सर? कंपाइलेशन को लेकर प्रैक्टिशनर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रिस्पांसिबल पार्टी की है। प्रैक्टिशनर की सोल जिम्मेदारी है रिपोर्ट करना कि प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया हुआ है कि नहीं। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सच एन एंगेजमेंट, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? तो सर सबसे पहले मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूंगा, तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं कि कोई मेरे को ऑफर दे, मैं इमीडिएटली रेडी बैठा हूं, हाँ भाई मैं तो वेल्ला बैठा हूं, तूने मेरे को ऑफर दिया, मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। आई विल सी वेदर हैव टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। फिर प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, फिर एक WR लेना होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी से, ओपिनियन फॉर्म करना होता है, और एश्योरेंस रिपोर्ट देना होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग द एश्योरेंस एंगेजमेंट। जो 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा उतना याद रख के चलना। सबसे पहले ये एंगेजमेंट कुछ अलग सा लग रहा है कि नहीं? हाँ सर ये एंगेजमेंट कुछ अलग सा लग रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एंगेजमेंट अलग सा लग रहा है कि भाई तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है क्या, तुम्हारे पास कॉम्पिटेंस है क्या। तो सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने आप में झांको, क्या मेरे पास कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी है? तो प्रैक्टिशनर डिटरमाइन करेगा वेदर ही हैज द कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। दूसरा, अब यहां पे सबसे मेन चीज क्या है सर? एप्लीकेबल क्राइटेरिया। तो ये देख लेना कि एप्लीकेबल क्राइटेरिया सुटेबल है ना, एप्लीकेबल क्राइटेरिया मिसलीडिंग तो नहीं है ना। फिर देखो जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन पे होगा। अगर अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन ही गलत है, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही गलत है, तो कंपाइलेशन भी गलत होगा, प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन भी गलत निकलेगा। तो अब देख लेना सोर्स ऑफ द अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन की पार्टिकुलरली सोर्स रिलायबल है कि नहीं, ऑडिट हुआ है कि नहीं, रिव्यू है कि नहीं, रिव्यू हुआ है कि नहीं। और आप ये देख लेना कि मान लो सपोज जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिससे प्रो फर्मा बन रहा है उसका कभी ऑडिट हुआ ही नहीं है, कभी रिव्यू हुआ ही नहीं है। ओ माय गॉड, कभी ऑडिट नहीं हुआ, कभी रिव्यू नहीं हुआ, तो क्या मैं उस पर रिलाई कर सकता हूं? तो यही देखना अपने को कि भाई अगर एंटिटी का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कभी ऑडिट नहीं हुआ, कभी रिव्यू नहीं हुआ, कंसीडर कर लेना कि आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है क्या, कंसीडर कर लेना कि आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है क्या एंटिटी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस के। तो ये 3 से 4 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद याद करो ऐसे 210 अपन एग्रीमेंट एंटर करते थे मैनेजमेंट के साथ, अपन मैनेजमेंट से लिखित में लेते थे कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज कर रहा है, समझ रहा है, फिर कुछ चीजों को अपन राइटिंग में लेते थे।
याद है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाना उनका काम है, कंट्रोल्स अच्छे से डिजाइन करना उनका काम है, हमें एक्सेस देना ऑल इंफॉर्मेशन का उनका काम है। सिमिलर पॉइंट यह है। ऑब्टेन करना एग्रीमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, दैट रिस्पॉन्सिबल पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करता है, समझता है, दैट एप्लीकेबल क्राइटेरिया कौन सा यूज हो रहा है उसको एडिक्वेटली डिस्क्राइब करना, डिस्क्लोज करना मैनेजमेंट का काम है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। कंपाइलेशन ऑफ प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम है। और प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड करना विद एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ नीडेड, एक्सेस टू रेलेवेंट पर्संस विद इन द एंटिटी एंड एक्सेस टू एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स विद इन द एक्वायरीज इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिकॉज यहां ABCDEF को एक्वायर कर रहा था, तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम है। फिर आता है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। अब जब हम प्लान करेंगे, हम जब प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए सर? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं, सोर्स बराबर है कि नहीं, एडजस्टमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं, प्रेजेंटेशन बराबर है कि नहीं, यही सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए। कंपाइलेशन बराबर से हुआ है कि नहीं, प्रेजेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं, तो यही सारी चीजें दिमाग में आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रैक्टिशनर असेस करेगा एप्लीकेबल क्राइटेरिया सुटेबल है क्या, मैटलिटी का ध्यान रख लेगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ले लेगा कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने कैसे कंपाइलेशन किया है प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन का, जो भी अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका सोर्स रिलायबल है कि नहीं चेक कर लेगा, एविडेंस ले लेगा, सोर्स को कंफर्म करने के लिए प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, डिटरमाइन करेगा कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्ट किया है कि नहीं अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सोर्स से, जो प्रो फर्मा एडजस्टमेंट्स हैं वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं चेक कर लेगा, एडजस्टमेंट्स अप्लाई करने के बाद प्रेजेंटेशन आता है तो प्रेजेंटेशन बराबर है कि नहीं चेक कर लेगा। तो एक तरीके से वो जो अपना स्टेप्स था ना कंपाइलेशन का, उसी को पॉइंट्स में स्प्लिट कर दिया। खाली 2 पॉइंट्स एडिशनल आ गया, मैटुरिटी वाला और अंडरस्टैंडिंग वाला। उसके अलावा देखोगे तो एप्लीकेबल क्राइटेरिया का एक पॉइंट है, कंपाइलेशन कैसे किया, एडजस्टमेंट्स बराबर है कि नहीं, प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, वही सारा पॉइंट है, प्रेजेंटेशन बराबर है कि नहीं। और अगर कुछ अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है प्रोस्पेक्टस में तो अदर इंफॉर्मेशन को भी रीड करेगा टू डिटरमाइन द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन एंड द अदर इंफॉर्मेशन, वही ऐसे 720 का प्रिंसिपल। फिर WR ले लेगा, प्रैक्टिशनर WR लेगा किससे? रिस्पॉन्सिबल पार्टी से। रिस्पॉन्सिबल पार्टी से WR में क्या लेगा? वही लेगा यार, वही लेगा कि बॉस आप हमें लिख के दो कि इन द कंपाइलेशन ऑफ द प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन responsible party has identified all the adjustments necessary to illustrate the impact of event or transaction and that the pro forma information has been compiled in all material respects as per the applicable criteria. फॉर्मिंग एन ओपिनियन एकदम सिंपल है, आपके दिमाग में अपने आप निकलना चाहिए कि अगर प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया हुआ है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अगर प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स नहीं हुआ है उस एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर मान लो कोई बात प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन में प्रेजेंटेड है, डिस्क्लोज्ड है, बट आपको लगता है कि यूजर के लिए रेलिवेंट है, आप उसे हाईलाइट करना चाहते हो तो ईओएम पैरा में हाईलाइट कर सकते हो। वो ईओएम पैरा वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो ईओएम पैरा वाला कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर एक चीज आपने ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो लॉ रेगुलेशन के अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि सर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है, तो इन दैट सिचुएशन आप प्रोस्पेक्टस पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो मान लो लॉ रेगुलेशन के ऊपर एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने क्या कर दिया प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन इशू किया, क्या इशू किया सर? मॉडिफाइड ओपिनियन इशू किया, तो आप प्रोस्पेक्टस के साथ पब्लिश नहीं कर पाओगे, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। तब इन दिस सिचुएशन मैंडेटरी हो गया हमारे लिए कि हमें मैनेजमेंट से यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी से चेंजेस कराने होंगे ताकि हमें मॉडिफिकेशन ना देना पड़े। तो बॉस अगर इस सिचुएशन के अंदर हम बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी को कि देखो बॉस लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर हमने यहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर पाओगे, तो आप एक काम करो चेंजेस कर दो, मॉडिफिकेशंस कर दो, जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो कर दो। हमारे बोलने पर रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने कर दिया तो ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने चेंजेस नहीं किया ना, तो यहां पे बेटा सीधा सीधी क्या आएगा पता है? विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। क्या एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लोगे आप या फिर लीगल एडवाइस ले लोगे? एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लोगे या फिर लीगल एडवाइस ले लोगे। उसके अलावा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द एश्योरेंस रिपोर्ट, वापस से देखो मैंने बताया था इन स्टैंडर्ड्स में ताई होता है, ताऊ की जगह ताई होता है, मतलब टाइटल हो गया, एड्रेसी हो गया, फिर आई फॉर यहां पे इंट्रोडक्टरी पैरा हो गया। ठीक है जी। उसके अलावा बेसिक चीजें सोचो क्या क्या आएगा। सर ओपिनियन पैरा तो आएगा, सर डेट आएगा, सर प्लेस आएगा, सर सिग्नेचर आएगा,
सर एक स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। 6 से 7 पॉइंट तो तुमने ऐसे ही बता दिया। अब सोचो कि इसके अलावा, इन सब कॉमन चीजों के अलावा स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे इस पार्टिकुलर ऐसे ही के हिसाब से। एक रेफरेंस आएगा एप्लीकेबल क्राइटेरिया का, जो भी यूज किया गया कंपाइलेशन के लिए। एक किस सोर्स से अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया गया है उसका रेफरेंस आएगा। उसके अलावा एक स्टेटमेंट आएगा दैट रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेबल क्राइटेरिया। एक स्टेटमेंट आएगा दैट एंगेजमेंट इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसई 3420। ठीक है। एंड उसके अलावा पार्टिकुलरली अगर हम बात करें ओपिनियन पैरा के अंदर जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगा। अब लैंग्वेज इस तरीके से आएगा, जो फ्रेजेस हैं वो इस प्रकार से यूज होंगे दैट प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपायर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया, तो उस प्रकार का लैंग्वेज यूज होगा। एंड डेट प्लेस सिग्नेचर। तो ये सारी चीजें आपने याद रख के चलनी है, आराम से 10-11 पॉइंट्स आपका हो जाएगा। उसके अलावा एसक्यूसी की रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होंगी, उसके अलावा जो कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होंगी। तो ये बेसिक बातें हैं जो हमेशा एप्लीकेबल होंगी। So these are the important points that you need to remember in this particular SAE, that is SAE 3420. So अब देखना the next standard in the series SAE 3402, that is assurance reports on controls at a service organization. अब ये जो स्टैंडर्ड है SAE 3402, इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है that is SAE 402 के साथ। अब आपको याद होगा तो ऐसे 402 अपन ने यूजर एंटिटी के एंगल से पढ़ा था, यूजर एंटिटी के ऑडिटर के एंगल से पढ़ा था, और ऐसे ही 3402 अपन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से पढ़ने वाले हैं, उनके ऑडिटर्स के एंगल से पढ़ने वाले हैं। किसी को याद नहीं आ रहा तो एग्जांपल लेकर एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मान लीजिए सपोज आप इंफोसिस का ऑडिट करते हो, सपोज इंफोसिस का ऑडिटर है PwC, ठीक है। अब इंफोसिस क्या करती है, अपने कुछ मटेरियल फंक्शंस आउटसोर्स कर देती है थर्ड पार्टी को। तो मान लो इंफोसिस ने अपने कुछ मेजर काम आउटसोर्स कर दिए, पेरोल का काम आउटसोर्स कर दिया, एडमिन का काम आउटसोर्स कर दिया, HR का काम आउटसोर्स कर दिया तो एबीसी लिमिटेड, ठीक है जी। अब एबीसी लिमिटेड का भी कोई ऑडिटर होगा, एबीसी लिमिटेड का ऑडिटर है मान लो यहां पे सराफ एंड एसोसिएट्स। अब देखना ध्यान से समझना, सबसे पहले इंफोसिस का ऑडिटर है PwC। इंफोसिस आउटसोर्स कर रहा है अपने मटेरियल फंक्शंस, पेरोल, एडमिन, HR टू एबीसी लिमिटेड। तो अब लॉजिकल से चीज सोच के देखो कि जो इंफोसिस का ऑडिटर है PwC, कहीं ना कहीं उसको ये जो सर्विसेज हैं इसके रिस्पेक्ट में भी अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, बिकॉज मटेरियल सर्विसेज है जो आउटसोर्स की गई है। तो यहां पे लगता है सर ऐसे 402। दूसरा सिचुएशन, अब इंफोसिस को बॉदरेशन होगा कि यार हमने अपना मेजर काम आउटसोर्स तो कर दिया, पेरोल का, एडमिन का, HR का, बट एबीसी लिमिटेड ने इसके ऊपर कैसे कंट्रोल्स लगाए हैं, अच्छा कंट्रोल्स लगाया है कि नहीं। तो एबीसी लिमिटेड को क्या करना होता है, कंट्रोल्स लगाने होते हैं ओवर दिस फंक्शंस, ठीक है ना। और एबीसी लिमिटेड को एक ऑडिटर भी अपॉइंट करना होता है जो क्या करेगा, एक रिपोर्ट देगा कि भैया जो कंट्रोल्स हमने उन सर्विसेज के ऊपर लगाए हैं जो इंफोसिस ने आउटसोर्स किया था वो बराबर है कि नहीं, जैसे कि सराफ एंड एसोसिएट्स में डिस्कस्ड। अब देखना इस एग्जांपल के अंदर इंफोसिस जो मेन कंपनी था जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, इंफोसिस दैट इज द यूजर एंटिटी। PwC जो ऑडिटर है यूजर एंटिटी का, तो दैट इज कॉल्ड एज PwC इज द ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी। एबीसी इज द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और सराफ एंड एसोसिएट्स इज द ऑडिटर ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे आपने ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए PwC के एंगल से, यानी ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी के एंगल से, तो ऐसे 402 लगेगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए सराफ एंड एसोसिएट्स के एंगल से, यानी ऑडिटर ऑफ एसओ के एंगल से, जिसका काम था रिजनेबल एश्योरेंस देना ओवर दोज कंट्रोल्स दैट एसए हैज इंप्लीमेंटेड फॉर द यूजर एंटिटी, तो ऐसे ही 3402 लगेगा, ठीक है ना। सो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट आउट देयर। अब आपको अगर याद होगा तो पार्टिकुलरली ऐसे 402 में अपन क्या पढ़ते थे, ऐसे 402 में अपन पढ़ते थे कि यार अब जो PwC है यानी यूजर एंटिटी का ऑडिटर है, उसको अंडरस्टैंडिंग लेना होता था विथ रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज आउटसोर्स, बट उसके लिए खुद के लिए जाना इतना फिजिबल नहीं होता था। तो वहां पे स्टैंडर्ड में एक सॉल्यूशन दिया हुआ था कि जो सर्विस ऑडिटर है ना, वो हमें टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट दे देगा, याद है, टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट दे देगा। लेकिन अब वो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट देगा, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, उसके लिए लगेगा SAE 3402।
तो अब पार्टिकुलरली जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर है, जब वो हमें टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट देगा तो उसके लिए लगेगा एसए 3402। जो भी एसओ का ऑडिटर है उसके रिगार्डिंग जो भी उसकी ड्यूटीज वगैरह होंगी, रिपोर्टिंग वगैरह होगा, उसके रिगार्डिंग लगेगा एसए 3402। और मान लो अगर सपोज यहां पे एबीसी लिमिटेड ने फर्दर काम आउटसोर्स कर दिया डीईएफ को, तो डीईएफ बन जाता है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो अब यहां पे आपको याद होगा कि मेन कॉन्सेप्ट यहां पे ये था कि सर जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर है वो एक टाइप 1 रिपोर्ट इशू करेगा, टाइप 2 रिपोर्ट इशू करेगा, ठीक है। अब टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट किसके हिसाब से इशू किया जाएगा सर? एसए 3402 के हिसाब से। अब टाइप 1 रिपोर्ट में क्या क्या आएगा सर? टाइप 2 रिपोर्ट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले टाइप 1 रिपोर्ट को समझना। तो टाइप 1 रिपोर्ट में ना सबसे पहले देखो, लॉजिकल से चीज सोचो, जो भी सर्विसेज आउटसोर्स किया यूजर एंटिटी ने एसओ को, प्रॉपर सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं एसओ को? बिकॉज भाई यूजर एंटिटी ने, इन्फोसिस ने इतने इंपॉर्टेंट काम आउटसोर्स किए हैं, तो प्रॉपरली उसे सेफगार्ड करने के लिए प्रॉपर कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये काम किसका? एसओ का, ठीक है। और कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करने का क्राइटेरिया भी होगा, कंट्रोल्स फाइनली डिजाइन होने चाहिए, कंट्रोल सुटेबल होने चाहिए। तो सबसे पहले टाइप 1 रिपोर्ट में ना जो एसओ है, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिस्क्रिप्शन देगा। जो एसओ है, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिस्क्रिप्शन देगा कि बॉस हमारा सिस्टम बराबर है। दूसरा, रिटर्न असर्शन दिया जाएगा बाय द एसओ, रिटर्न असर्शन दिया जाएगा बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कि बॉस बेस्ड ऑन सुटेबल क्राइटेरिया के अनुसार, जो भी क्राइटेरिया था उसके अनुसार वो डिस्क्राइब करेंगे दैट जो भी कंट्रोल्स उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, कंट्रोल्स आर फेयर ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। जो भी सिस्टम है दैट इज फाइनली डिजाइंड, जो भी सिस्टम है दैट इज फाइनली डिजाइंड ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। तो वो डिस्क्रिप्शन क्या देगा? एसओ क्या डिस्क्रिप्शन देगा? रिटर्न असर्शन देगा दैट बेस्ड ऑन सुटेबल क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन सुटेबल क्राइटेरिया, जो भी हमारा सिस्टम है वो फाइनली डिजाइंड है ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, प्लस हमारा जो कंट्रोल्स है वो सुटेबली डिजाइंड है ऑन ए पार्टिकुलर डेट। तो वो दो चीजों का रिटर्न असर्शन देगा। एक तो भैया जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है वो एक फेयर डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है वो फेयर डिस्क्रिप्शन है, हमने कुछ गलत बात नहीं बोली है ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। और दूसरा, जो भी कंट्रोल्स हमने इंप्लीमेंट किया है वो सुटेबली डिजाइंड है ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। तो ये सारा किसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है? एसओ की तरफ से आ रहा है। लेकिन बॉस अभी तो एसओ अपना डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, हम एसओ की बात पे कैसे भरोसा करें? हमें एसओ की बात पे भरोसा नहीं है, हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर पे भरोसा है। अब यहां पे आएगा एडिशनली सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट। वो क्या करेगा सर? रीजनेबल एश्योरेंस देगा ऑन द अबव मैटर्स। वो क्या करेगा? रीजनेबल एश्योरेंस देगा ऑन द अबव मैटर्स कि हाँ जो एसओ ने बोला है सही है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है सही है, जो रिटर्न असर्शन दिया है सही है। तो ये हो गया टाइप 1। अब आता है टाइप 2। अब टाइप 2 टाइप 1 जैसा ही है, जो चीजें टाइप 1 में है सारी चीजें टाइप 2 में आएगी। एसओ का डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, रिटर्न assertion by the SO based on suitable criteria that the description is fairly designed, controls are suitably designed, सब सेम है, लेकिन ऑन ए स्पेसिफाइड डेट की जगह यहां पे आएगा थ्रू आउट द पीरियड। यानी बॉस यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई, यहां ऑब्लिगेशन इंक्रीज हो गया। वहां ऑन ए स्पेसिफाइड डेट रिपोर्टिंग करनी थी, यहां थ्रू आउट द पीरियड वो स्टेटमेंट देना है, ठीक है। और प्लस यहां पे एसओ ये भी डिस्क्राइब करेगा कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, एसओ ये भी डिस्क्राइब करेगा दैट कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। यहां क्या डिस्क्राइब किया था? दैट कंट्रोल्स आर फेयरली डिजाइन, जो डिस्क्रिप्शन हमारा वो फेयर है और कंट्रोल जो है सुटेबली डिजाइंड है ऑन द स्पेसिफाइड डेट। यहां एसओ क्या डिस्क्राइब करेगा? दैट द डिस्क्रिप्शन इज फेयर थ्रू आउट द पीरियड, कंट्रोल्स आर सुटेबली डिजाइन थ्रू आउट द पीरियड एंड कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। अब सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट आएगा, जब सर्विस ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देगा ऑन द अबव मैटर्स। अब यहां पे टाइप 2 पे सर्विस ऑडिटर टीओसी भी परफॉर्म करेगा एंड ही विल गिव डिटेल्स ऑफ द टीओसी परफॉर्म। टीओसी मतलब क्या था? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर डिटेल्स देगा कि मैंने कौन कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए हैं टू गिव द रीजनेबल एश्योरेंस दैट कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। और टीओसी परफॉर्म करने से क्या मिलता है बेटा? डिविएशंस मिलता है। तो जो भी डिविएशंस मिलेगा उस डिविएशंस के बारे में भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। और भले ही ये डिविएशंस इमैटेरियल क्यों ना हो, भले ही डिविएशंस इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, तब भी वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रख के चलनी है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो ये हो गया अपने एसआई का पहला पार्ट, टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट। उसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एसआई 3402, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं? तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले बोला, देखो भाई एथिकल रिक्वायरमेंट्स हर जगह नीडफुल होता है, यहां भी अपने को क्या करना है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करना है। तो पहला स्टेप है
सर्विस ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स थे यार, वो OIPCC, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, ड्यू केयर, इंडिपेंडेंस। दूसरा रिक्वायरमेंट है, आप डिटरमाइन करो कि हु इज द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड TCWG जिससे आपको इंटरेक्ट करना है, जिससे आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक है जी। तीसरी चीज है, आप जब भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करोगे, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? दैट आप सेल्फ कॉम्पिटेंट हो कि नहीं, कैपेबल हो कि नहीं, बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। किसके एंगल से बात हो रही है? एसओ के ऑडिटर से। तो पार्टिकुलरली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको बोल रही है सर्विस रिपोर्ट देने के लिए, तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले आप देख लेना आप कॉम्पिटेंट हो कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं। आप देख लेना जो भी क्राइटेरिया अप्लाई कर रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, वो क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं, वो क्राइटेरिया रेलिवेंट है कि नहीं, सुटेबल है कि नहीं है। और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगर चेंज करता है स्कोप ऑफ एंगेजमेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगर चेंज करता है स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट, तो आप देख लेना कि रिजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं उस चीज का। बिल्कुल ऐसा 210 वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसके अंदर 3 पॉइंट्स आ गए। उसके बाद क्या चेक करोगे आप? असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द क्राइटेरिया, देख लेना जो भी क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं है। मैटिलिटी डिटरमाइन कर लेना। एसओ के सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ले लेना, मतलब बेसिक बातें हैं। अब देखो भाई, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में किन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देता था एसओ? डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम देता था, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स देता था, और फिर टाइप 2 रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स देता था। आप उन्हीं चीज़ों के बारे में एविडेंसेस ले लो। ऑब्टेन एविडेंसेस रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, फेयरली डिस्क्राइब्ड है कि नहीं। ऑब्टेन एविडेंसेस रिगार्डिंग द डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स, एंड ऑब्टेन एविडेंसेस रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। ये सिर्फ टाइप 2 में होगा। उसके अलावा आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर हो, आपको कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो इंटरनल ऑडिट अगर हुआ है वहां से भी आपको कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन की भी अंडरस्टैंडिंग ले लो। ठीक है जी। उसके अलावा आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में पता लगा लेना। आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में पता लगा लेना कि आपको कुछ भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स की जानकारी है क्या। तो ऐसे 560 वाला कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली आ गया। और फिर एसओ का ऑडिटर क्या करेगा? एसओ से डब्ल्यू ले लेगा। एसओ का ऑडिटर एसओ से क्या करेगा सर? डब्ल्यू ले लेगा। और डब्ल्यू में क्या लेगा? वही सारी बातें दैट हमें लिख के दें। जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है एसओ के ऊपर कंट्रोल्स के, जो यूजर एंटिटी के ऊपर जो आपने कंट्रोल्स लगाए हैं वो फेयरली डिजाइंड है, तो पार्टिकुलरली रीअफर्म कर लेगा एजर्शंस के बारे में। जो भी एजर्शंस दिया था उसका रीअफर्मेशन ले लेगा। डब्ल्यू में ले लेगा दैट आपने हमें, यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विस ऑडिटर को सारा एक्सेस दे दिया है, और अगर कुछ भी नॉन कंप्लायंस इन लॉ रेगुलेशन था, कुछ भी फ्रॉड था, कुछ भी डिविएशन इन कंट्रोल्स था, उसकी जानकारी एसओ ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर को दे दी है। तो मैं सर्विस ऑडिटर हूं, मैं क्या बोलूंगा एसओ को? भाई मेरे को डब्ल्यू दे, मेरे को लिख के दे दैट अगर तेरे को किसी भी नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन की जानकारी है, फ्रॉड्स की जानकारी है, अनकरेक्टेड डिविएशंस के बारे में पता है, तो उसका डिस्क्लोजर तुमने मुझे दे दिया है। अगर कंट्रोल में कोई भी डेफिशिएंसीज है तो उसका डिस्क्लोजर तुमने मुझे दे दिया है। अगर कंट्रोल सुटेबली डिजाइन नहीं है तो उसका डिस्क्लोजर आपने मुझे दे दिया है। और अगर कुछ भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स वगैरह हुआ है उसका डिस्क्लोजर भी आपने मुझे दे दिया है। फिर आता है ओपिनियन। अब लॉजिकल सी चीज है, देखो हम एज ए एसओ का ऑडिटर कब कब मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे? हमें लगेगा कि एसओ का डिस्क्रिप्शन फेयरली डिजाइन नहीं है, हमें लगेगा कि जो भी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है वो मीट नहीं हो रहे, जो कंट्रोल है सुटेबली डिजाइन नहीं है, हमें लगेगा कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो रहे। तो अल्टीमेटली जो जो डिस्क्रिप्शन दिया था ना एसओ ने, अगर वो डिस्क्रिप्शन झूठा निकला, फॉल्स निकला, हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। या फिर अगर उसके बारे में हम साई ऑब्टेन नहीं कर पाए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं ले पाए, तब भी हम क्या करेंगे? मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। और फिर आता है लास्ट में रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में देखो, फिर से मैंने बताया सीरीज में ताई आएगा, तो टाइटल, एड्रेसी, आइडेंटिफिकेशन। अब यहां आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन में आप एसओ का जो डिस्क्रिप्शन है उसका डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन दे दोगे। जो भी पार्ट्स ऑफ एसओ सिस्टम है जो कि सर्विस ऑडिटर का ओपिनियन कवर नहीं करता उसका डिस्क्रिप्शन दे दोगे। जो क्राइटेरिया यूज हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। स्टेटमेंट ऑफ एसओ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ सर्विस ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारा जनरल स्टेटमेंट्स हो गया। डेट, प्लेस, सिग्नेचर, जनरल स्टेटमेंट्स हो गया। तो अब यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पे जो स्पेशल पॉइंट्स है वो मार्क करा रहा हूँ। एक स्टेटमेंट जाएगा दैट अगर हमने टाइप 2 रिपोर्ट इशू किया है तो जो भी हमने डिस्क्रिप्शन दिया है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का, वो सिर्फ यूजर एंटिटीज के लिए है और उनके ऑडिटर्स के लिए। तो जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का, वो सिर्फ यूजर एंटिटीज के लिए है और उनके ऑडिटर्स के लिए है। एक स्टेटमेंट जाएगा दैट एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसआई 3402। एक स्टेटमेंट जाएगा कि हमने कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। और पार्टिकुलरली
एक स्टेटमेंट जाएगा कि अगर टाइप 1 रिपोर्ट हम इश्यू कर रहे हैं, तो हमने कुछ भी टीओसी परफॉर्म नहीं किया। और एक स्टेटमेंट जाएगा कि अगर हमने टाइप 2 परफॉर्म किया है, तो हमने क्या किया? टीओसी परफॉर्म किया है। अगर कुछ लिमिटेशंस लगी है, तो उसके ऊपर स्टेटमेंट जाएगा। ओपिनियन पैरा जाएगा, जहां हम बताएंगे कि पॉजिटिव फॉर्म में हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं। यहाँ वी आर गोइंग टू रिपोर्ट इन ए पॉजिटिवली वर्डेड मैनर बेस्ड ऑन सुटेबल क्राइटेरिया। फिर अपना डेट, प्लेस, सिग्नेचर। फाइनली एसओ ओपिनियन बेस्ड ऑन सुटेबल क्राइटेरिया। एकदम लॉजिकल है। अगर टाइप 1 रिपोर्ट है, तो आप क्या बताओगे? ओपिनियन क्या रहेगा? जो डिस्क्रिप्शन है वो फेयरली प्रेजेंटेड है, प्रॉपर्ली डिजाइंड है, प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड है ऑन द गिवन डेट, और जो कंट्रोल्स है वो सुटेबली डिजाइंड है ऑन द गिवन डेट। लेकिन अगर टाइप 2 होगा तो क्या बोलोगे? डिस्क्रिप्शन फेयर है थ्रू आउट द पीरियड, कंट्रोल्स जो सुटेबली डिजाइंड है थ्रू आउट द पीरियड। और एक तीसरा पॉइंट नया आ जाएगा, दैट पार्टिकुलरली कौन कौन से कंट्रोल्स हमने टेस्ट किए हैं, कौन कौन से टीओसी हमने परफॉर्म। तो इट्स क्वाइट लॉजिकल, इट्स क्वाइट सिंपल। तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर स्टैंडर्ड को नहीं पढ़ना है, हल्के मैनर में पढ़ना है, लाइट मैनर में पढ़ना है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स अभी स्टैंडर्ड के कवर नहीं हुए हैं, बिकॉज वैसे 402 के साथ कवर होता है। तो ऐसे 402 अभी हमने नहीं किया है, बोल के हमने लिमिटेड रेलिवेंट डिस्कशन किया है, एंड वी हैव कंप्लीटेड द एसेज। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एसेज, द स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। उम्मीद करता हूँ कि ये रिवीजन वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो अगर ये रिवीजन वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। If you want to purchase my fast track classes, you can visit www.apnamentor.com. If you want any assistance from me, you can contact me, you can WhatsApp me at 8638585920. All the very best, love you all, take care, and comment करके ज़रूर बताएं कि आगे हम किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं।